हिंदुस्तान से ज्यादा माइनॉरिटी का सेफ्टी कहीं और नहीं है। वक्फ बिल पास, कानून बनने का इंतजार। सब लोग अंदर से अंतरात्मा से तो सपोर्ट करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को। वक्फ बिल, मोदी जीतेंगे मुस्लिमों का दिल। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा। जुमे की नमाज वक्फ बिल पर घमासान। मुस्लिमों की नाराजगी कैसे दूर करेंगे नीतीश? मेरा नसीब ही मेरा कातिल है, मेरे हाथ में फैसला क्या है। किसी के साथ नहीं और खास करके मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं, कभी नहीं होगा। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास हो जाने के बाद अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और वहां से इजाजत मिलते ही, मोहर लगते ही ये कानून बन जाएगा। लेकिन आज पूरे देश में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो, कई जगहों पर हाई अलर्ट घोषित किया गया था कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, क्योंकि इसके बाद का पहला जुम्मा था। कई जगहों पर मुस्लिम विरोध भी कर रहे थे। लेकिन इसी के साथ साथ सवाल ये है कि विपक्ष का अगर ये आरोप है कि मुस्लिमों को परेशान करने के लिए बीजेपी ये बिल लेकर आई है, तो इस आरोप में कितना दम है? हम दरअसल गरीब मुसलमानों का कल्याण करने के लिए ये बिल लेकर आए हैं अगर कहती है सरकार, तो इस बात में कितना दम है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको वो खबर बता दें। वक्फ संशोधन बिल विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो अर्जियां पहुंच चुकी हैं। चुनौती दे दी गई है। 2 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में डाली जा चुकी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ विधेयक के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। AIMIM के अध्यक्ष है। और दूसरी याचिका है, इससे पहले बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने, तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या AIMIM हो, दोनों की ही तरफ से, इधर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने विधेयक को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी। याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि विधेयक संविधान के अनुच्छेद 19, 25, 26, 29 का उल्लंघन है। अब 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं, जिसमें संशोधन को असंवैधानिक करार दिया जा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। 2 सांसद आज हमारे साथ हैं, तो एक मिनी संसद आप देखेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुखदेव भगत जी, सांसद कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। अरविंद वाजपेयी जी LJPR का पक्ष रखेंगे, चिराग पासवान जी की पार्टी का। तो राजकुमार भाटी जी के लिए ताली बजाइए, जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि सवाल जवाब करें, आइए दिखाते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट। जब देर रात राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ, तो बीजेपी सांसद जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। वाकई दोनों सदनों से वक्फ बिल पास कराना मोदी सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। इसीलिए NDA सांसदों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। अगर कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्ष के लोग व्हिप जारी नहीं करते, तो हम कई गुना और आगे वोट मिलते हैं, क्योंकि सब लोग अंदर से अंतरात्मा से तो सपोर्ट करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को। लेकिन पार्टी का दबाव था या व्हिप था, इसलिए कुछ विपक्ष में वोट पड़े हैं। लेकिन वक्फ विधेयक के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ बिल के खिलाफ पहली याचिका दायर की। मोहम्मद जावेद वक्फ बिल के लिए बनी JPC के सदस्य भी थे। उनके बाद AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ बिल के खिलाफ दूसरी याचिका दाखिल की है। उधर वक्फ बिल का समर्थन करने वाली JDU की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। JDU MLC गुलाम गौस ने नीतीश कुमार का नाम लिए बिना सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ बिल की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया गया। ये विधेयक
बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। बिल्कुल भी सरकार वापस ले ले, जनहित में यहाँ के मुस्लिम समाज को आंदोलन के भट्टी में झोंकने का काम नहीं करे, देश को आंदोलन की भट्टी में झोंकने का काम नहीं। लेकिन जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बोले, नीतीश ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, भरोसा रखें, जब तक नीतीश हैं, मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। आरजेडी को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। ये पार्टी नीतीश कुमार की बनाई हुई पार्टी है। नीतीश कुमार जी के सरकार में आज तक किसी के साथ नहीं, और खास करके मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं, कभी नहीं होगा। सारे प्रयोग वक्फ बिल पर आरजेडी और जेडीयू में जुबानी जंग जारी है। हमको लगता है कि स्वस्थ नीतीश कुमार यह निर्णय नहीं ले सकता, ये अस्वस्थ नीतीश कुमार ही निर्णय ले सकता है। तो ये भू माफिया लोग जो वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं, मठ और मंदिर की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं, उस पर तो कानूनी हमला होना ही चाहिए। तो स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में लालू जी आपको परेशानी होगी। वहीं वक्फ बिल का विरोध करने के लिए जुमे की नमाज में कई शहरों में लोग इकट्ठा हुए, लेकिन संभल के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी गई। मैं नमाज पढ़ के निकला और मेरे साथ में बदतमीजी की बिल को लेकर कि भाई ये बिल जो है गलत पास हुआ है कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम हिंदू हो। और हमें बड़ी खुशी हुई है इस बिल पास होने से। जो लोग माफिया हैं जो खा रहे हैं वक्फ बोर्ड का, बहुत गलत खा रहे हैं। हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बन चुके संभल में ड्रोन से भी निगरानी होती दिखी। यहाँ सत्यव्रत पुलिस चौकी पर आज पुलिस वाले भी तैनात दिखे ताकि जामा मस्जिद के पूरे इलाके में निगरानी की जा सके। जुम्मे को लेकर के संभल में जो सतर्कता है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहले संभल की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया गया और अब संभल में जामा मस्जिद के सामने जो सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाई गई है उसकी छत पर रैपिड रिएक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती कर दी गई है, जिससे कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो खराब ना हो। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। रविवार को रामनवमी है और वक्फ बिल पास हुआ है। आज शुक्रवार की नमाज के दौरान यूपी से बंगाल तक पुलिस अलर्ट पर रही। सुरक्षा के लिए संवेदनशील शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च करती नजर आई। वहीं आज कोलकाता और अहमदाबाद में भी मुस्लिम समुदाय ने जुमे की नमाज के बाद वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुस्लिम समाज की मांग है कि वक्फ बिल को सरकार वापस ले। जो जुम्मे का नमाज था उसके बाद भारी तादाद में लोग जो है वो वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए अब उतर गए हैं। ये जो जगह है ये कोलकाता का पार्क सर्कस इलाका है। पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह है और यहाँ पे इस वक्त जो है प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है जो पूरा कोलकाता का सेंट्रल कोलकाता का जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल ठप हो गया। वक्फ बिल को लेकर जो है विरोध अभी भी चल रहा है। भले संसद से बिल पारित हो गया पर अभी भी यहाँ पे लोग जो है डटे हुए हैं। अहमदाबाद की सीधी सैयद की जाली के बाहर जो है ये विरोध किया जा रहा है। इनकी मांग है कि वक्फ जो है वो बिल वापस लिया जाए। यहाँ पे जो बैनर्स हैं वो बैनर्स लगाए गए हैं, यूसीसी और वक्फ जो है दोनों वापस लिया जाए। सीधी बात जो है वो वहाँ पे की जा रही है। प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे किया गया है। सवाल है कि वक्फ बिल पर सियासी संग्राम पर कब विराम लगेगा और वक्फ बिल के बाद पहली बार बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें नीतीश के साथ बीजेपी की भी अग्नि परीक्षा होनी तय मानी जा रही है। आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप तो सदन में भी बोले, जरा यहाँ पर भी जो मौजूद जनता है वो आपको सुने, जरा समझाइए बिहार में कैसे मैनेज कीजिएगा। बार बार पासमानदा इसीलिए कह रहे थे क्या, क्योंकि 73% वहाँ पासमानदा मुस्लिम है। और मुस्लिम कनेक्शन एक और है, मोहम्मद जावेद कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं दो सांसद, कैसे संभालिएगा? देखिए, पहली मजेदार बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कौन पहुंचे हैं, एक कांग्रेस के सांसद और एक वो MIM। धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, सब जगह लड़ने के लिए जो तैयार बने रहते हैं। ये जानते क्या है, ये जो वक्फ बोर्ड का बिल है ये एक ईमानदार मुसलमान के द्वारा ईमानदारी से अपने मजहब के नाम पे दी गई जमीन की होती हुई बेईमानी को देखने के कारण एक ईमानदार मुसलमान के दिल की कसक और कट्टरपंथी वोटों के जो ठेकेदार हैं उनके मन की ठसक के बीच में अब वो भली भांति समझ गया है कि ये जो भी ये कर रहे हैं ये वही हैं जो ठेकेदारी अपनी दिखाना चाहते हैं। और वो ठेकेदार कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, उनका चेहरा बेनकाब हो रहा है। चाहे हमारे सहयोगी दल में भी हो तो ये अंदर से वही जो मानते थे मेरी ठेकेदारी है, मेरी झंडा बरदारी में चलते रहोगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, जमींदारी उन्मूलन एक्ट 1948 में आया था।
जमींदारी खत्म हो गई। उसके बाद आचार्य विनोबा भावे ने एक भूदान आंदोलन चलाया था कि जो जमींदारों के पास जमीन थी वो दान करे ताकि गरीब लोगों को मिल सके। मगर आपने कभी सोचा कि गरीबों की जमीन लेके जमींदारों को मिल जाए? अगर ये हुआ तो 2013 के वक्फ एक्ट के द्वारा अगर विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, जो गांधी के शिष्य थे, तो इन आधुनिक गांधियों के नेतृत्व में भू हड़प आंदोलन चल गया और वो लेकर जागीरदारों को दे दी गई। मैं पूछना चाहता हूं, जमींदारी खत्म हो गई तो ऐसी पावर किसी के पास कैसे रह सकती है? और कुल मिला के राम मंदिर एक मंदिर है, 400 करोड़ का टैक्स दिया और वक्फ बोर्ड की लाखों एकड़ जमीन, 166 करोड़ की कुल रेवेन्यू। आप खुद सोचिए कि किस ढंग से उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। तो इसलिए हम सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, ये देश के विकास के लिए, गरीब और मुस्लिम के विकास के लिए सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। एक, कल सदन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने बोला, एक मुस्लिम देश बताओ जहां पर ऐसा वक्फ बिल। सऊदी अरब जहां से इस्लाम शुरू हुआ, इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, टर्की जहां खलीफत रही और जहां ISIS है, इराक और सीरिया कहीं नहीं है। तभी मैंने कल बोला कि भाई कहावत यह है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहां गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा था और इतना प्याज खा रहा था कि मार आंखों से आंसू निकले चले आ रहे थे। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कहीं नहीं है तो भारत में बताइए किसके साथ है? क्या ऐसी पावर सिख के पास है, बौद्ध के पास है, ईसाई के पास है क्या? बिशप काउंसिल ने कहा है कि जल्दी से जल्दी पारित होना चाहिए क्योंकि उनकी जमीनों पर भी कब्जा हो रहा था। और मुस्लिम समाज के कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जमीनों पर कब्जा हुआ था और ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं हो सकता कि अगर आपकी जमीन पे कब्जा हो जाए तो आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ट्रिब्यूनल के बाद आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट जाएंगे तो सिविल सूट के रूप में नहीं जा सकते, यानी संपत्ति के विवाद के रूप में नहीं, ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में रिट पिटीशन में जाइए जिसमें कोई चांस ही नहीं होता आपको रिलीफ मिलने का। ऐसा ड्रैकोनियन लॉ बना के रखा गया था। आज मोदी जी ने ईमानदारी से उस गरीब मुसलमान, जिसे मैंने कहा था ये शराफत अली और शरारत खान के बीच की लड़ाई है। वो शराफत अली ने शराफत से जमीन दी थी और शरारत से वो जमीन कैप्चर कर ली गई थी। तो जो लोग इसमें रास्ते में बाधा बनना चाहते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हम तुझे राह में खार न बोने देंगे। खार मतलब कांटे, समझते हैं ना? हम तुझे राह में खार न बोने देंगे, हम तुझे राह की दीवार न होने देंगे और तू सबको रौंद कर आगे जो निकलना चाहे हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। चलिए सुखदेव जी, मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मोर्चा की बात नहीं है। हाँ। मैं सदन में था, लोकसभा में बातें आई, अचानक मुस्लिम प्रेम। वैसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने 140 करोड़ में एक भी मुस्लिम को इस योग्य नहीं समझा कि उन्हें MP का टिकट दे, एक भी मुस्लिम आपके नहीं है, वो आप मुस्लिम प्रेम की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा अचानक क्या हृदय परिवर्तन हो गया है? मैं दिनकर की बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे झड़ गई पूंछ, रोमांच झड़े, पशुता का झड़ना बाकी है, बाहर बाहर तन संवर गया, मन अभी संवरना बाकी है। देश में क्या है, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि इस पे आप वक्फ बिल पे संशोधन लाने की बातें कही? और अभी क्या है, सौगाते मोदी। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए, सबसे पाक महीना है और जो जिस आपने नमाज भी अदा करने को उन्हें अवसर आपने नहीं दिया और आप बात कर मुस्लिमों के हिमायती बन रहे। तो मेरा ये कहना है कि आपने क्या प्रयास किया। मैं आज भी कहना चाहूँगा पूरे अथॉरिटी के साथ, आपने चाहे एयरपोर्ट की बात करें, सी पोर्ट की बात करें, रेलवे की बात करें, आपने किरण रिजिजू जी, किरण मतलब एक्सरे मशीन से आपने देखा होगा कहां वक्फ की जमीन कहां है। जब कुछ नहीं बचा तो वक्फ की जमीन पे आपकी नजर है कि कैसे कारपोरेट घरानों को हम दे, या आपकी नजर, आपकी मंशा इससे जाहिर होती है। इसलिए मैंने कहा कि भाई आप थोड़ा, आप भले हम कह ले हम इंसान बन गए हैं, हमें ये चीज आ गई, इसलिए हमने कहा झड़ गई पूंछ, रुमान झड़े, पछता का झड़ना बाकी है, बाहर बाहर तन संवर गया, मन अभी संवरना बाकी है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू बहुत सारी इशू है। और आप, मैं थोड़ा भी बता दूं, मैं थोड़ा और भी बता दूं, बिल हमारे 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक बिल पास हो रहे थे, बहस कर रहे थे चुपके से। हमारे 56 इंच के सीने हमारे प्रधानमंत्री जी, जो उनके दोस्त हैं, डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं, 26% टैरिफ भी लगा दिया, वो गॉन हो गया। मुद्दे क्या यही हैं
आज के देश के मुद्दे क्या ही है, ज्वलंत मुद्दे क्या यही है, ये समझने की बात है। इसलिए मैंने कहा कि हमें सोचना पड़ेगा हमारी प्राथमिकताएं क्या है। अमेरिका ने इतना टैरिफ लगा दिया, ट्रंप सरकार ने, वो सबको गौन करने के लिए इस दिन को चुना गया था क्या, कि वक्त पे देश बिजी रहेगा, पीछे से सब हो जाएगा, देखा जाएगा। बड़ी विचित्र बात ये लोग बोलते हैं, अमेरिका ने हम पे टैरिफ नहीं लगाया है, दुनिया के हर देश पे टैरिफ लगा दिया है, और हम उसके सामान पे 52% टैरिफ लगाते हैं, उसने हम पे 26% लगाया है। हाँ, और उसमें भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर जिसमें हमारा सबसे ज्यादा होता है, दो चीजों में हम चाह रहे थे कि फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर को छोड़ दे, तो एग्रीकल्चर पे उसने नहीं छोड़ा है, पर फार्मास्यूटिकल को एग्जेम्प्ट कर दिया है। कम से कम ये तो ईमानदारी से देखना चाहिए। और ये बात करेंगे अमेरिका से, इनके जमाने में साहब लीगली जो लोग जाते थे, कपड़े उतरवा के उनकी चेकिंग की जाती थी। माई नेम इज खान फिल्म याद है, इसी बात से दुखी होकर बनी थी, एयरपोर्ट पे कपड़े उतरवाए जाते थे। और मैं एक और बात कहना था, लीगली जो जा रहे हैं वीजा लेके, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की फ्रिस्किंग की गई थी और उसके बाद सरकार कुछ नहीं बोली। पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया हम लोगों ने, तब पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन पास हुआ तो अमेरिकी सरकार ने खेद व्यक्त किया था। यह तो हैसियत थी। और आज की जनरेशन को नहीं पता होगा, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे 60 और 70 के दशक में, इंग्लैंड में जाने पे भारत की महिलाओं का वर्जिनिटी टेस्ट होता था, और वो भी कहां होता था, एयरपोर्ट पे। क्या बात करेंगे साहब, किसी की हैसियत नहीं थी बोलने की। आज तो स्थिति यह है कि भारत ने अपनी वो पोजीशन बनाई है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ कहती है नेक्स्ट ईयर इंडिया 15% ग्रोथ रेट के साथ कंट्रीब्यूशन करने में सबसे आगे होने वाला है, ग्रोथ इंजन बन के उभरने वाला। और मैं एक और बात बताऊं, ये अमेरिका की बात कहने शुरू कर रहे हैं, हम रशिया से S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम दे रहे हैं, उसके बाद भी हम अमेरिका हमको प्रीडेटर ड्रोन दे रहा है। ठीक है, लेकिन उस पर जवाब नहीं दिया आपने। एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि ये जो मुस्लिमों की चिंता का आप बन रहे हैं ना, इस पर आइए, इस पर बताइए। कह रहे हैं दिल बदलना बाकी है। मैं भी ये भी चाहूंगा, आपने जो बातें कही कि ये टेस्ट होता था, हमारे राष्ट्रपति उसमें पूर्व हो चुके थे, उनका टेस्ट हुआ, अभी तो कितना प्रेम से आरती उतारते हुए बेड़ी ऐसे लगा के काफी लोगों का आपने लाया है, बुलाया है, क्या आपका, इसलिए मैंने कहा कि भाई आप तो उनको भी देखो ना, वर्तमान की बात बाकी दोनों मेहमानों के पास वो भी देखिए। मैं मुस्लिम वाली बात भी बताना चाहता हूं। देखिए, मुस्लिमों के साथ हकीकत में क्या हुआ है समझिए, 2 लाइन में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आजादी मिली तो देश की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी? मुसलमान। एनीबडी कैन गो एंड चेक। मैं यूपी का रहने वाला हूं। 1931 सेंसस में यूपी की रेट ऑफ लिटरेसी सिर्फ 8% थी और सैयद मुसलमानों की 24% थी। वो जातिगत जनगणना थी, हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी जाति ब्राह्मण मानी जाती थी 15%, क्षत्रियों की 13%, और सैयद मुसलमान कितना 24%, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 20%। और क्या साहब, लखनऊ के नवाब, रामपुर के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, पटौदी के नवाब, भोपाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम, क्या पैसे वाली रियासतें थी। अब कहते हैं खत्म हो गया सब, जमीन चली गई, अब हम पंचर बनाने लगे हैं, हमारे पास कुछ नहीं रह गया है। भैया इस 67 साल में इस मुकाम तक किसने पहुंचाया है? जानते हैं किसने पहुंचाया है? ये सेकुलर सियासत ने पहुंचाया है। पढ़ाई लिखाई से महरूम हो गए। आज भारत की सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन, आपको पता है? एजुकेशन में पारसी 0.001% की माइनॉरिटी। सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी कौन? जैन 1% की माइनॉरिटी। सबसे ज्यादा अगर इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन? सिख 1.8% की माइनॉरिटी। तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, मगर मुसलमान क्यों नीचे रह गए? क्योंकि इनको ये बताया गया कि बीजेपी को तुमसे बड़ी अदावत है, और सेकुलरों ने समझाया मुझे बड़ी मोहब्बत है। अदावत मोहब्बत की सियासत में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। चलिए इसी का जवाब दीजिए। आपने सबने एक सांप के बारे में सुना होगा। एक सांप होता है जिसके 2 मुंह होते हैं, उसका एक मुंह 6 महीने खुलता है, दूसरा मुंह फिर 6 महीने खुलता है। भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे ऐसे हैं जिनके दोनों मुंह हर समय खुले रहते हैं। एक मुंह से कहेंगे हमने मुसलमानों को चढ़ा रखा है, दूसरे मुंह से अभी बोल रहे हैं हमने मुसलमानों को गिरा दिया, हमारी वजह से मुसलमान बर्बाद हो गया। पूरे चुनाव तो हम सुनते सुनते हमारे कान पक जाते हैं कि इन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, आज कह रहे हैं मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अब खैर कुल मिला के माननीय मोदी जी के मन में अचानक जब वो सुबह सो के उठे एक दिन, तो उनके मन में मुसलमानों के प्रति प्रेम पैदा हो गया। उन्होंने कहा मुझे तो मुसलमानों का उद्धार ही करना है, और ये सारे भाजपाइयों के मन में प्रेम पैदा हो गया। अब इनके मन में इतना प्रेम है कि इन्हें होली खेलनी है तो मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर खेलनी है, मस्जिद के सामने खेलनी है, रामनवमी का जुलूस निकालेंगे तो मस्जिद के सामने से ही निकालेंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे तो मुसलमान के घर के सामने ही लगाएंगे, झंडा उतारेंगे तो मुसलमान के घर पर चढ़ के उतारेंगे।
और अब इतना प्रेम है, अब कह रहे हैं अब हमें पसमानदा का विकास करना है और महिलाओं का विकास करना है। और हम कह रहे हैं अंजना जी, आपने कोट किया कि ये केवल मुस्लिमों की एक वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए और मुसलमानों को परेशान करने के लिए अमेंडमेंट लाए हैं। आप कहते हैं ना जब चुनाव का रिजल्ट आते हैं कि रुझान आने शुरू हो गए हैं, और इस एक्ट के रुझान आने शुरू हो गए हैं यूपी में। 2 तारीख को रात को 2 बजे एक्ट पास हुआ। सुबह यूपी के सबसे बड़े अखबार ने खबर छापी, यूपी की 98% वक्फ प्रॉपर्टी खतरे में। अगर ये एक्ट पास हुआ तो पास हो गया। योगी जी ने ऐलान कर दिया, आज सुबह 4 बजे योगी जी ने डीएम को पत्र लिख दिया, सारे जिलाधिकारियों को, तुरंत वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे करिए और जो विवादास्पद है उनसे कब्जे हटाइए। अब कैसे और योगी जी क्या कह रहे हैं, एक बात और सुन लो। हाँ। योगी जी कह रहे हैं मैं केवल उस प्रॉपर्टी को मानूंगा जो 1359 फसली में दर्ज होगी। 1359 का मतलब है 1952, सन 1952, यानी सन 1952 के बाद जो वक्फ को जमीनें दान दी गई उन्हें योगी जी नहीं मानेंगे, उन पर योगी जी कब्जा लेंगे और अपने उद्योगपति मित्रों को बांटेंगे, जैसा अयोध्या में सेना की जमीन बांट दी है। चलिए जवाब दीजिए, कैसे संभालिएगा, कैसे संभालिएगा? अंजना जी देखिए, मैं मुंह जबानी बात बिल्कुल नहीं करूँगा। 95 का जो एक्ट है उसमें ये ऑब्जेक्ट नहीं है कि वक्फ के प्रॉपर्टी जो डोनेट होती है या जो कमाई होगी उसका क्या होगा, कहीं कुछ नहीं है। हमने क्या किया, उसको ऑब्जेक्ट को खोल दिया, ये मेन बात है। अब क्या होगा? 2 लाइन पढ़नी पड़ी, 2 लाइन क्या के लिए है। In subsection 5, after the word welfare, the words maintenance of widow, number 1, divorced woman, number 2, and orphan in such manner which may be prescribed by the central government. ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ये नहीं है कि हमको कब्जा की जमीन करानी है या वो करनी है या ये करनी है, ये बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे? एक और तो कैसे होगा ये, उनकी भलाई कैसे होगी? अब ये हमने पहले तय कर लिया कि हम पॉलिसीज बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे? 3 कैटेगरी हमने खोल दी। चौथी कैटेगरी नहीं खोली, 3 कैटेगरी जो मेन अफेक्टेड है उसके लिए खोले। डोनेट की प्रॉपर्टी किसी ने। अच्छा, वकील भी है सुप्रीम कोर्ट के, एक सवाल मेरा भी, एक कैटेगरी जरा और समझा दीजिए। 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल ठीक है। कैसे? इस्लाम, अगर आप कहोगे कि मैं इस्लाम का धर्म का मानने वाला हूं तो माना जाएगा उसको। डिक्लेरेशन चाहिए ना, एक लाइन का डिक्लेरेशन चाहिए कि आई एम ए इस्लाम, आई बिलीव एंड प्रैक्टिस इन इस्लाम। तो कोई भी कर देगा ना, कोई भी कर सकता ना। नहीं प्लीज, सर्टिफिकेट कौन देंगे उनको? कौन देगा? सेल्फ डिक्लेरेशन ही दोगे, कोई आपके ब्याह पे कोई नहीं देगा, प्लीज अंडरस्टैंड। और अगर मुझे लगा कि संसदीय कार्य मंत्री या प्रधानमंत्री जी देंगे कि वजू बना के नमाज अदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। मुझे इसलिए मैंने पूछा। कानून बन गया है, एक वर्ड लिखा है इसमें। और एक अच्छा, एक चीज वाजपेयी जी एक चीज बता दीजिए। अचानक कितना बोलना ना, एक सेकंड छोटी सी। इन्होंने क्या हुआ किया था 95 पे एक्ट में कि अगर मान लो बोर्ड जो होता है वो कोई ऑर्डर पास कर दे तो ट्रिब्यूनल जाने की पावर है, लेकिन ट्रिब्यूनल में जाओगे, ट्रिब्यूनल स्टे ग्रांट नहीं कर सकता उस ऑर्डर के खिलाफ। ये क्या पॉसिबल है कभी? ये लिखा हुआ 95 के एक्ट में, हमने उसको हटा दिया। बोर्ड का कोई भी ऑर्डर होगा, जैसे बाकी कोर्ट को पावर होती है स्टे ग्रांट करेगी, तो वो फौरन स्टे ग्रांट करेगा। इसमें क्या कोई बुराई है? हमने ये कहा, ये जो कह रहे हैं कि 98% खुल जाएगा। गवर्नमेंट की जो भी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी ऐसे नहीं हो जाएगी, उसका भी लीगल पोजीशन है। कोई टाइटल होगा, कोई लीज होगी, कोई आपके पास मेमोरेंडम होगा, वो सारी प्रॉपर्टी पे जो कब्जे हैं वो हम वापस लेंगे और वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। वकील साहब, एक और सवाल है बस, 5 करोड़ केस पेंडिंग है अभी देश की अदालतों में। अगर पूरे अब ये सारे केस भी जाते हैं, वो भी स्पीड अप होंगे, वो स्पीड अप होंगे, उसका नहीं सवाल है। कहां से होगा? जो इनके आरोप हैं, कौन करेगा? ये हवा क्रिएट कर रहे हैं, जो एक बना रहे हैं कि जी हम प्रॉपर्टी कब्जा कर लेंगे, अपने मित्रों को दे देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो सब चीज नहीं है। एक रीजन है सिंपल कि चीजों को रेगुलेट करना है, चीजों से भ्रष्टाचार हटाना है और जो मिसमैनेज है उसको ठीक करना है। आज लॉ के कितने छात्र हैं? एक बार हाथ उठा दीजिए, एक बार उनको दिखा दीजिए, एक बार दिखाइए। लॉ से जुड़े हुए हमने कई छात्रों को आज बुलाया है। इन्होंने कहा लॉ का तो हम ऐड कर दें। इन्होंने कहा देखिए, सरकार ने ये कहा है कि जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर डाउटफुल है ना। आप रोड पे गाड़ी चलाते जा रहे हैं, आगे चेकिंग हो रही है, कागजात देखे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन डरता है? कागजात नहीं जिसके पास गाड़ी के, वो डरता है कि मेरी गाड़ी पकड़ ली गई। अरे भाई है, दिखाया, आगे बढ़ लिए। और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मैं बताता हूं, भारत में आपको हर जगह अपना धर्म भरना पड़ता है, जनसंख्या में भी धर्म है।
तो या तो आप 5 साल पुराना दिखा देंगे, आपके पास है, अगर कन्वर्ट हुए तो कन्वर्जन का सर्टिफिकेट दिखा देंगे। और ये क्यों जरूरी है 5 साल का भी बताता हूं, ताकि इसका दुरुपयोग प्रॉपर्टी डीलिंग में ना हो सके। जैसे लोग एनआरआई बनने के लिए नकली शादियां कर लेते थे, कोई ये कर सकता है कि वो रियल में कन्वर्ट हो ही नहीं, एक सर्टिफिकेट बनाए, उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करे, फिर एक प्रॉपर्टी डीलर को बेच दे, और जब सारा सेटलमेंट हो जाए तो चुपचाप घर वापसी कर ले, यानी प्रॉपर्टी भी बिक गई और काम भी हो गया। अब कहना पड़ेगा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में क्या प्रॉब्लम है भैया? प्रैक्टिस करते हुए सड़क पे दिख जाते हैं, प्रैक्टिस करते हुए एयरपोर्ट पे दिख जाते हैं, प्रैक्टिस करते हुए नमाज पढ़ते हुए पार्क में दिख जाते हैं, रेलवे स्टेशन में दिख जाते हैं, सब जगह दिख जाते हैं। तो क्या जरूरत है इतनी प्रैक्टिस करते हुए? तो कोई नहीं देखा होगा, इतनी तो नेट प्रैक्टिस नहीं होती, इतनी प्रैक्टिस मुस्लिम दिख जाते हैं। मैं बहुत, क्योंकि सुधांशु जी ने, मैं क्योंकि आपकी सरकार है, कहीं पे डबल इंजन की सरकार है, आपने जनसंख्या और धर्म की बात की। अचानक मैंने कहा निश्चित रूप से सरकार का दायित्व बनता माइनॉरिटीज को देखें, क्या आदिवासियों को भी देखेंगे? क्या आप कहेंगे विषांतर? बेविषांतर नहीं हो रहा। इस भारत में 15 करोड़ आदिवासियों की जनसंख्या है, जो कि नेचर को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं। और आपने जो सेंसस जनगणना कॉलम में उनके लिए उनके धर्म के बारे आपसे मांगा गया सरना धर्म कोड, आपने उसे दिया भी नहीं। कहने का मतलब अगर ये प्रेम उनके प्रति दिखला रहे हैं अल्पसंख्यक के प्रति, तो आदिवासियों के प्रति भी दिखाइए ना, ये दरिया दिली दिखाइए ना। और कैसा प्रेम आप दिखा रहे हैं जिसको जो आप, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ पर हमारे मौलाना साहब भी बैठे हुए हैं, अगर इल्म की बात करें तो चाइना भी जाके वो लो, कितना उसका महत्व है। और एकरा का मतलब होता है पढ़ो, जो इसका कहने का मतलब कितना महत्वपूर्ण है। और आपने क्या किया? पढ़ाई की जगह पे मौलाना आजाद फेलोशिप आपने बंद कर दिया, ये आपने किया। दूसरी बात, एक बात और बताना चाहूंगा आपको। मालूम है कि जो बजट है, जो बजट 2019 में 4700 करोड़ था, घटा के आपने कितना किया? 2600 करोड़, और उसमें भी 1774 करोड़ आपने खर्च ही नहीं किया। इसलिए मैंने कहा कि हमारे मुस्लिम भाई लोग बैठे हैं, नमाज अदा करने के पहले नीयत देखी जाती है। आपकी नीयत में भी खोट है, नीति में भी खोट है, इसलिए हम लोग अपोज कर रहे हैं। मेरा सवाल विपक्ष से है, जब मोदी जी मुसलमानों को कुछ भी देना चाहते हैं, उनका विकास करना चाहते हैं, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो जाता है? जैसे ही 3 तलाक कानून आया था तो महिलाओं ने खुलकर वोट दी थी मोदी जी को। अब मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के पक्ष में वक्फ बोर्ड का जो कानून आ रहा है, ये इसमें मुसलमान बढ़कर चढ़ के हिस्सा लेंगे। नहीं, मुसलमानों को मोदी जी ने कितने टिकट दिए इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, ये बता दें आप। हमारे पेट में दर्द, टिकट दे ना दे, हम वोट जरूर देंगे मोदी जी को। नहीं, आप दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वोट देंगे। देखिए, वोट तो आदमी का स्वतंत्र है, लेकिन हमारे पेट में दर्द तो तब होगा जब कुछ दे रहे हो। आप कह रहे हो कुछ देते हैं तो दर्द हो जाता है। जी, हमें भरोसा है, टिकट दिए, टिकट भी मिलेगा, टिकट भी मिलेगा, भरोसा है जी। अभी तो बता रहे थे कि स्कॉलरशिप खत्म कर दी, टिकट भी मिलेगा। देखिए, जो पिछली 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तो बीजेपी का डंडा दिखाते रहे और अपना झंडा मुसलमान को थमाते रहे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब सुधांशु जी से भी मेरा सवाल है कि मोदी जी हर चीज़ की गारंटी देते हैं पिछले चुनाव में, क्या सुधांशु जी इस बात की गारंटी देंगे कि हमारी मस्जिदों पर कोई परेशानी नहीं आएगी, मदरसों पर कोई परेशानी नहीं आएगी? क्या मुसलमान को इसका फ़ायदा होगा? क्योंकि मुझे उम्मीद है मोदी जी से कि इसका फ़ायदा तो होगा, पर सुधांशु जी से मैं गारंटी चाहता हूँ। तिरपाल के ऑर्डर कर दिए हैं उन्होंने, तिरपाल लाएंगे और मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने। देखिए, मस्जिद हो या मदरसे, इस वक्फ बोर्ड के एक्ट में कहा गया जो मस्जिदें हैं, जो इमाम बाड़े हैं, जो दरगाहें हैं और जो कब्रिस्तान है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जिस चीज को ये लोग मुद्दा बनाते हैं, वो भी मैं कहता हूं, हमारी सरकारों ने, योगी जी की सरकार आई, केवल इल्लीगल मदरसों पे कार्रवाई की थी। भाई इल्लीगल, अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो गलत है ना। अगर रजिस्ट्रेशन दिखाओ, कोई समस्या नहीं है। अभी तक तो जो प्रॉपर्टी है उसमें आधी अनरजिस्टर्ड है, तो फिर क्या कीजिएगा? हाँ, तो मैं बताता हूं कैसी कैसी है, जिसको अपने में काउंट करने लगते हैं। ताजमहल पे दावा कर दिए थे, कहेंगे छीन लिया। संसद भवन पे दावा किए थे, छीन लिया। एयरपोर्ट पे दावा कर दिए, छीन लिया। फिर वो अंबानी जी कैंटीला पे दावा कर दिया, छीन लिया। अब भैया ऐसे तुम खड़े हो जाओ तो जिसे कहते हैं, जिधर वो कहते थे ना पुराने जमाने में, अरे साहब आप शहंशाह आलम है, जिधर उंगली कर देंगे उधर वो आपकी जमीन हो जाएगी। तो मैं कहना चाहूंगा उनके लिए अपनी लखनऊ की भाषा में, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाकते उड़ाया करते थे कि जहां हमारा कबूतर बैठ जाएगा वो हमारी जमीन हो जाएगी। अब कागज पे साबित करके ईमानदारी से होगा, बिल्कुल मिलेगी। और मैं पूछना चाहता हूं, भाई वक्फ बोर्ड से इतनी जमीन है, भारत का नहीं दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, दुनिया का सबसे ज्यादा जमीन। कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं, कितनी लाइब्रेरी चल रही है, कितने यूनिवर्सिटीज चल रही हैं,
मुस्लिम बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए क्या चल रहा है? जैसे कहा कि हमने कहा मुस्लिम बेवाओं के लिए, डाइवोर्सी वुमेन के लिए, अनाथ बच्चों के लिए कितने अनाथालय चल रहे हैं। और तो छोड़िए, मंदिरों में तो भंडारे चलते हैं, कितने भंडारे चल रहे हैं सुबह से शाम तक। ये समझ में आता है दूसरे क्या खिलाएंगे, सब खा गए, सब खा गए भूमि हड़प करके। हमारी संसद छिन गई, आपने बताया ही नहीं। नहीं दावा है ना, जैसे कि दावे। हाँ, आपने न्यूज नहीं दिखाई, कब छिन गई ये? कब? बदरुद्दीन अजमल AIUD छिन कब गई? आपने कहा छिन गई, और क्या वो छिन गई? मैंने नहीं वो कहेंगे छिन, मैंने जो कहा आप समझ नहीं पाए सर। इतना झूठ क्यों दावा बोलते हो? किया वो अपने में शर्माने लगता है, इतना झूठ बोलते हैं। सुनिए झूठ भी शर्माने भाटी लगता जी, है। शायद आप दौड़ा दूसरी तरफ, आउट ऑफ कंसंट्रेशन हो गए। मैंने कहा जिन्होंने दावा किया संसद वो में उंगली रख दी। अरे मेरी बात तो सुनिए, आप सुन नहीं पाए, कोई जाके पीछे सुन ले। मैंने कहा जब आप काउंट करेंगे तो सब दावों को काउंट कर लेंगे, और जब दावा खारिज हो गया कहेंगे छिन गई। और आपको पता है ताजमहल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा शाहजहां का फरमान दिखाओ। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं जो मैंने पार्लियामेंट में भी बोली थी। देखिए साहब, 1707 के बाद तो मुगल हुकूमत खत्म हो गई थी। शाह आलम के जमाने तक आते आते, जो बहादुर शाह प्रथम के जमाने में लाहौर से लेकर कर्नाटक तक मराठे टैक्स वसूल रहे थे। शाह आलम के जमाने में कहावत है, सल्तनते शाह आलम दे लाल किले दे पालम, यानी लाल किले से IGI एयरपोर्ट। तो भैया सब अंग्रेजों ने कैप्चर कर ली थी। तो अब अचानक 300 साल बैक में जाकर सूरत नगर निगम से लेकर लखनऊ तक वो फरमान वैलिड कैसे हो गए? जब हुकूमत ही नहीं थी तो वो निकल के कहां से आने लगे? 2-3 सवाल। सर, ये जो बिल है इसका नाम उम्मीद है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एफिशिएंसी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो काम है वो है वक्फ की ज़मीनों का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। सर ने अभी कहा कि आपकी नीयत में भी त्रुटि और नीति में भी त्रुटि है। सर, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि नीति में कैसे त्रुटि है। अभी आपने इतनी बहस छेड़ी। सवाल क्या है आपका? हाँ भाई, कि आप जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि नीति में क्या त्रुटि है, इतनी बहस में आप में से नीति में क्या प्रॉब्लम, आपको क्यों नीति में क्या प्रॉब्लम लगता है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कैसे मैं बतला रहा हूँ। इन्होंने कहा कि महिलाओं को इसमें रिप्रेजेंटेशन होगा, 2013 में भी था, 2013 में भी रिप्रेजेंटेशन था। और ये भी मैं बतला दे रहा हूँ, 2013 में क्या सुषमा स्वराज जी हमारे आप सारे लोगों के बहुत सम्मानित नेता थे, सारे लोग उनका कद्र करते थे। 2013 में जो लगातार कांग्रेस पे इन्होंने आरोप लगाया, सुषमा स्वराज जिसके मेंबर थे, आप लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं किया? 1995 में सपोर्ट किया या नहीं किया? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जो चीजें हैं, एक सोशल फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक को कहीं ना कहीं ये डैमेज करने का इनका एक प्रयास है। इसलिए हमने कहा, 2-3 सवाल जल्दी। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं सिर्फ उम्मीद के ऊपर। ये जानते हैं नियत की बात क्या है? आप लोगों को उम्मा का मतलब पता है? उम्मा होता है पूरी दुनिया में जो एक ही इस्लामिक हुकूमत होगी। प्रॉब्लम क्या है कि ये उम्मीद तो दिख रही है गरीब मुसलमान को, मगर जिसकी नियत उम्मा थी उसकी उम्मीदों में पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। मैम, मेरा बस ये सवाल है कि वक्फ अमेंडमेंट में जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट क्या ज़्यादा बढ़ जाएगा? क्योंकि जो ट्रिब्यूनल से ज़्यादा थोड़ी अथॉरिटी अब कलेक्ट्रेट्स को अगर दी जा रही है तो क्या वो रिलीजियस ऑटोनॉमी के अगेंस्ट होगा? वैलिड क्वेश्चन, वेरी गुड। मैम, मेरा भी इसी से रिलेटेड सवाल है और दोनों पक्षों से है कि मैम जब नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड किया जा रहा है वक्फ बोर्ड में, तो क्या वो आर्टिकल 26 का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है? क्योंकि दे आर फ्यू केसेस जो सुप्रीम कोर्ट एंड आई थिंक मल्टीपल हाई कोर्ट्स में भी बोला गया है कि स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा इन बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 26। मैम, जो वक्फ काउंसिल और CWC और वक्फ बोर्ड में जो हम मेंबर्स की इतनी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स की बात नहीं है। मुस्लिम्स में भी कितनी कम्युनिटीज़ हैं जिनके लिए दी गई है सीट। और सर, जो नॉन मुस्लिम्स के, क्योंकि सिर्फ रिलीजियस नहीं है, ये रेगुलेटरी बॉडी भी है, क्योंकि इसके पास देश की लाखों एकड़ की ज़मीन है। ये अच्छा होता है, ये सब लॉ के स्टूडेंट्स हैं, ताली बजाइए भाई इनके लिए, अच्छे सवाल आ रहे हैं। मैम, मेरा सवाल सर से ये है कि सर ने अभी जैसा बोला कि कोई भी मुस्लिम सेल्फ डिक्लेरेशन देके अपने आप को 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बता देगा, बट इसका वेरिफिकेशन होगा कैसे? मैम, जो कलेक्टर हैं जो अपॉइंट होंगे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को देखने के लिए और उन पे डिसीजन देने के लिए कि वो वक्फ को जाएंगी या नहीं जाएंगी, सर वो सभी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा सुधांशु सर ने बोला बहुत जबरन केसेस आते हैं कि जबरन वक्फ को प्रॉपर्टी दी जा रही है फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन करके। तो क्या ये चीज़ सभी के लिए नहीं होनी चाहिए? मैम, मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से 5 साल की बात बार बार हो रही है, तो क्या जबरन धर्मांतर जो जबरन पकड़ के ज़मीनें हड़पी जा रही है उसके लिए सरकार कानून ला रही है, तो आप इसका समर्थन क्यों नहीं कर रहे? मेरा सवाल विपक्ष से है कि अभी सर ने बोला कि उन्हें न्यूज़ नहीं पता थी नई संसद भवन वाली, तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, नई संसद भवन की जो सवाल उठाया गया था वो असम के धुबरी से पूर्व सांसद बदरुद्दीन अजमल ने बोला था कि वहाँ पे नई संसद भवन वक्फ की ज़मीन पर है। और दूसरी बात अभी बढ़ क्या है,
और हाल ही में ये महाकुंभ आयोजित हुआ था तो उसमें भी बहुत लोगों ने बोला था कि वो ज़मीन वक्फ की है, तो समस्या क्या है इस प्रावधान से? मेरा सवाल सर आपसे है, आपने अभी बोला कि ये पाक महीने में मुसलमानों को नमाज तक अदा नहीं करने दी, तो अगर कोई भी मुसलमान है, अगर उसको इसी पाक महीने में मालूम चल जाए कि जो उनका वक्फ है, उनकी कितनी ज़मीनें हैं, तो इससे ज़्यादा उनके लिए अच्छी बात क्या हो सकती है? और इसमें सर क्या प्रॉब्लम है अगर उनको ये चीज़ का पता चल गया? चलिए ठीक है, कलेक्टर को शामिल करना और उसको इतना पावर देना, क्या सरकार की दखल अंदाजी बढ़ जाएगी? सुधांशु जी, पॉइंटेड सवाल। बहुत लॉजिकल बात है। जब आप पुराने क्लेम्स करते हैं कि 70 साल पहले मेरा दावा था, तो आप सब लॉ के स्टूडेंट हैं, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स किसके पास होंगे जो वेरीफाई करेंगे कि 70 साल पहले इसका मालिकाना हक किसके पास था? ऑब्वियसली कलेक्टर के पास। तो कलेक्टर तो होना ही चाहिए, कलेक्टर तो हर चीज में होता है। अब रही बात इसकी, आपने कहा नॉन मुस्लिम को इंक्लूड किया, या तो वक्फ बोर्ड कहते हैं हम नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी क्लेम नहीं करेंगे। क्लेम तो हम नॉन मुस्लिम की भी करेंगे। अगर मान लीजिए छोड़ दिए हिंदू को, आपने सिख की प्रॉपर्टी क्लेम की, जैसे यमुनानगर में गुरुद्वारा क्लेम किया, जैसे आपने क्रिश्चियन की प्रॉपर्टी क्लेम की, वहां पे क्रिश्चियंस ने रोकर 400 एकड़ जमीन, 600 परिवार उसमें फंसे हुए हैं, उन्होंने समर्थन दिया है और यहां दिल्ली में आके किरण रिजिजू जी से मिले, तब क्या होगा? मतलब क्रिश्चियन की प्रॉपर्टी हो कि सबकी प्रॉपर्टी हम क्लेम करेंगे और डिसाइड हम करेंगे, यह उचित नहीं है। और रही बात इसकी, साहब मुसलमान तो छोड़िए, आपस में एक दूसरे भरोसा नहीं है। क्यों शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड क्यों अलग अलग है भाई? इसका मतलब मुस्लिम को एक दूसरे भरोसा नहीं है। जमीन जायदाद की बात आएगी तो भरोसा नहीं है, सियासत की बात आएगी तो हम एक हैं, वरना क्यों है अलग अलग? भाटी जी, उसने बता दिया बदरुद्दीन अजमल के दावे का, लेकिन ज्यादातर सवाल विपक्ष से यही, वो कह रहे हैं कि भला हो रहा है और अच्छा है, रमजान के पावन महीने में ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, एक भ्रम बार बार पैदा किया जाता है और एक बोला जाता है बीजेपी के मित्रों की तरफ से कि वक्फ जिस जमीन पे उंगली रख देता है वो उसकी हो जाती है। ये सरासर झूठ है। बाकायदा उसके सर्वे होता है, राजस्व रिकॉर्ड देखा जाता है, आदमी की मिल्कियत देखी जाती है और तब दर्ज होती है। वही बात बदरुद्दीन अजमल वाले बात पे। वक्फ प्रॉपर्टी सर एक्ट पढ़ लीजिए, 2013 एक्ट में यही प्रॉब्लम थी। अगर उसे लगता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसका क्लेम हो गया। अब दूसरा साबित करे कि नहीं है। वो पुरानी प्रॉपर्टी पे 2013 को जो वक्फ कर रहा है प्रॉपर्टी, मैं उसके लिए कह रहा हूं। यही प्रॉब्लम है सर। तो ये जो आपने कहा कि बदरुद्दीन अजमल ने कह दिया तो संसद उसकी हो थोड़ी गई, या उसने कुंभ की जमीन पर दावा किया किसी ने, ऐसे सिरफरे लोग चारों तरफ मिलते हैं, लेकिन उसके कहने से हो थोड़ी गई। हम ये कह रहे हैं नहीं गलत है वो, उसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ी, हम तो नहीं कह रहे, इससे तनाव पैदा होता है ना, उनका कहना है तनाव पैदा छिन गई। नहीं, इसमें अंजुला जी एक सेकंड लगेगा। सेक्शन 40 है, सेक्शन 40, उसमें जरा 2 लाइन पढ़ लो, पता चल जाए कैसे वक्फ प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या लिखा हुआ है? द बोर्ड में इटसेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी which it has reason to believe to be the work property। उसे लगे कि है नहीं है तो हमने क्लेम कर दिया सर, यही प्रॉब्लम है। तो उनकी हो गई। हमने क्या किया? ये एकदम कपारे पे चढ़ा लिया था, कपारे पे चढ़ा लिया। 40 हमने हटा दिया। ये अब प्रोसेस ऑफ लॉ से होगी जो भी होगी, यही तो मेन जड़ है। कौन सा क्लॉज पढ़ रहे हैं आप? कितने नंबर क्लॉज पढ़ रहे हैं? सेक्शन 40 रीड इट 95 का। सुनिए 1995 वाला ये हमने हटा दिया। 40 की बात कर रहे हैं। मैं खुद डिप्टी कलेक्टर था, रेवेन्यू के मैं जानकर, मैं रेवेन्यू के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। आपने जिस 40 सेक्शन 40 की बात की है, ठीक है, उनको प्रूफ करना है, मैं मानना आपकी बात को मैंने माना, लेकिन आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। क्या आपको लगता है सारे, आपने जो पहले कहा था, मैं इसलिए उस बात को कह रहा हूँ कि सारे इतने सालों से मुस्लिम के लिटरेसी रेट घट गया, मुस्लिमों के साथ ये हुआ, मुस्लिमों के साथ ये हुआ, तो क्या आपको लगता है कि वक्फ बिल में संशोधन ला के आप सारे उनके प्रॉब्लम्स को क्या दूर कर देंगे? एक और आप बहुत मीठी जुबान से, मैंने कहा जिनको मैं कहना चाहूँगा, बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। आपने एक रोजी पिक्चर दिखाया कि मुस्लिम ऐसे किए, और बेटा आपने जिस बातों को कहा ना कि हमने दावा किया, तो क्या इसी सदन में, देश के सर्वोच्च पंचायत में, इनके पार्टी के लोग कठुआ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? पाकिस्तान चले जाओ, धन का एक सेकंड टोक रही हूँ आपको सांसद जी, मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसे कोई भी शब्द यहाँ पर बोले जाएं, प्लीज माफी मांगिए, ये ठीक नहीं है माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने ये रिपीट नहीं कर सकते हम लोग ऐसे शब्द, और आज तक इस बात की, क्योंकि ये लाइव टीवी है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने दर्शकों से माफी मांगती हूँ, इस तरह के अपशब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। मैं माफी खुद चाहता हूं। मैंने सोच लीजिए कि इस शब्द से कितने आप लोग, स्वयं अंजना जी, सारे लोग कितने मर्माहत हैं। अब सोचिए उस व्यक्ति का जो प्रतिनिधि है,
उसको भरे सदन में, देश के सर्वोच्च पंचायत में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कितनी तकलीफ की बात है। हम नहीं चाहते कि हमारे कार्यक्रम से किसी भी समुदाय का अपमान हो, इसलिए सर एक सेकंड रोक के मुझे ये बोलना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हमारे कार्यक्रम से किसी भी समुदाय का अपमान हो आज तक पर, चूंकि ये लाइव कार्यक्रम है, ये मेरे कंट्रोल से बाहर था। आपने बोला, आपने भी माफी मांगी, मैंने भी मांगी है। हम हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति का सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। इस तरह के शब्दों का कभी भी किसी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अगर कोई भी नेता करता है उस पार्टी को उसे बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। सुधांशु जी, बैक टू डिबेट, जवाब दीजिए। किसी भी प्रकार की कटुता के विरोधी है, कटुता के विरोधी है, अच्छी तरह समझना चाहिए। और रही बात इसकी, वहां तो एक व्यक्ति के बारे में कहा गया था, हिंदू शब्द गंदा है। सतीश जारकीहोली, कर्नाटक कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष। हिंदू HIV है, पूरी कम्युनिटी के लिए कहा जा रहा है, वायरस है, बैक्टीरिया है। एंड इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस हो रही है, बयान नहीं है साहब। क्या बात कर रहे हैं सर? इसीलिए कहता है ये एक तरफा प्यार बड़ा खतरनाक है साहब। सिर्फ एक तरफ से देखेंगे, दूसरी तरफ से नहीं। और मैं लास्ट में एक बात और, मोहब्बत कहा उनको सौगात, देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं थोड़ी सीरियस, कौन वोट देता जो है? मैंने कल पार्लियामेंट में बोला था, मैं मुस्लिम समाज के लिए कहना चाहूंगा। एक दौर था जब मुस्लिम समाज पूरी दुनिया में, जिसको बैतुल हिकमत कहते थे, सेंटर ऑफ नॉलेज, जो मैंने कल बोला है कि पहले यहां से गए न्यूमेरिक्स भारत से, फिर उसके बाद अल जहूर ने उसको ले जाकर किया, फिर अल जब्र बना ले लिया जिससे अल जबरा बना, फिर उसी ने अल ख्वारिज्म बनाया और एल्गोरिथम अल ख्वारिज्म से बना। जो कोलंबस ने जिस मैप का यूज किया था उसको बनाने वाला मुसलमान था अल इदरीसी। खलीफ अल मंसूर ने शुश्रुत संहिता को किया अल शुश्रुत। और 763, कल मैं पार्लियामेंट में 17 बोल गया था, 763 में जो भारत का सूर्य सिद्धांत था उसका ट्रांसलेशन हुआ जिसका नाम रखा गया सिंध हिंद। इतनी नॉलेज थी उस दौर में। फिर क्या हुआ, ऐसे कट्टरपंथी दौर में गए और सदियों के बाद इस्लाम में, आलम इस्लाम में एक साइंटिस्ट पैदा हुआ, अबुल कलाम। अगर अल ख्वारिज्म के बाद पैदा हुआ कोई अबुल कलाम, हमने उसको राष्ट्रपति बनाया, ये उसके खिलाफ खड़े हुए थे। ये किसके साथ खड़े? AI के इस दौर में हम अबुल कलाम के साथ और ये औरंगजेब के साथ। और मजे की बात, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? इससे बड़ी विडंबना क्या होती है? सही कहा आप, AI की बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हम स्पेस पे जाने की बात कर रहे हैं, आप 300 साल पुराने कब्र खोद रहे हैं। यही तो मैं कर रहा हूं। और एक बात जरूर कर, आज चर्चा अच्छी बात है, हर कौम का विकास हो, हर कौम के लिए बात हो, युवाओं को रोजगार की बात हो, वो ढंग का रोजगार की बात हो, आप उन्हें संघ का रोजगार दे रहे हैं। ये तो चलिए तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।